एक छोटी सी आइलैंड नेशन जिसका एरिया हमारे राजस्थान से थोड़ा सा ही बड़ा होगा, लेकिन जिसने दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। नाम था जापान। आप एक बार इस वाली फोटो को देखो, इसमें आपको पता चलेगा कि यूरोपियन कंट्रीज ने किस तरीके से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे कब्जा कर रखा था, और जो कुछ नेशन उन्होंने कब्जा नहीं किया था वो वेस्टर्न पावर्स जैसे कि यूएसए ने बहुत ही बुरे तरीके से हरा दिए थे। अब एक बात समझने की कोशिश करना आप कि ये वो नेशंस हैं, ईस्ट के नेशंस, जिन्होंने एक टाइम पे पूरी दुनिया पे राज करा है। सबसे ज्यादा कल्चरली रिच एम्पायर्स यहीं पे रहे हैं। चाहे हम चाइना की बात करें, हम इंडिया की बात करें, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें, दुनिया के सबसे रिच एम्पायर्स थ्रू आउट द हिस्ट्री यहीं पे बने हैं। और ईस्ट का बहुत ज्यादा दबदबा था पूरी दुनिया के ऊपर, वेस्ट को कोई पूछता भी नहीं था। तो एक टाइम ऐसा आया कि यूरोपियंस ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया था, और यहाँ पे इंडिया और चाइना जैसे बड़े नेशंस गिर चुके थे। चाइना ओपियम वॉर्स की वजह से टूट चुका था, और इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे पूरा ब्रिटिशर्स का राज था, यानी कि दोनों नेशंस का बहुत बुरा हाल था। और ये वो नेशंस हैं जो इतने ज्यादा पावर हाउसेस रहे हैं हिस्ट्री में। तो जब इनका बुरा हाल है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ईस्ट का एक छोटा सा नेशन जिसको कोई जानता भी नहीं था, जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं थी, उनका खुद का कल्चर भी चाइनीज कल्चर से आता है। यानी कि इतने ज्यादा लैकिंग पॉइंट्स होने के बाद भी वो यूरोपियन पावर से जाके लड़ लेता है। वो यूएसए जैसे देश को इतनी बुरी तरह से तोड़ता है कि भाई उसको खड़ा होने में बहुत समय लग गया। तो ये चीज कैसे पॉसिबल है कि 50 साल के अंदर एक पूरा का पूरा नेशन बदल सकता है? ये एनीमे का एपिसोड नहीं है, ये समुराई के पीछे एक पूरी सिविलाइजेशन माइंडसेट की बात है। फ्रॉम एशेस टू एम्पायर। 19वीं सेंचुरी का जापान सोचो, बैकवर्ड फ्यूडल सोसाइटी थी, समुराई, स्वॉर्ड्स और आइसोलेशन। कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई मॉडर्न आर्मी नहीं, पर जापान ने बोला इनफ। 1868 में आई मेजी रिस्टोरेशन। उन्होंने अपने फ्यूडल लॉर्ड्स को हटाया, एजुकेशन मॉडर्नाइज की, और सिर्फ 30 साल में जापान ने डिफीट किया चाइना 1895 में और रशिया 1905 में। द सीक्रेट बिहाइंड जापानीज पावर, डिसिप्लिन एज अ रिलीजन। जापान ने समझा कि डिसिप्लिन डर नहीं है, इज्जत है। उनके सोल्जर्स सिर्फ ऑर्डर्स नहीं मानते थे, वो अपने देश के लिए मरते थे। हम इंडियंस ट्विटर पर फाइट करते हैं, ग्राउंड पर नहीं। सुबह उठते ही मोटिवेशनल रील देखकर बोलते हैं आज से प्रोडक्टिव बनूंगा, और शाम तक इंडिया में कुछ नहीं बदलने वाला भाई। जापान ने एक सेंचुरी में पूरी डेस्टिनी ही बदल दी। उनके स्कूल में बच्चे अपने क्लासरूम खुद साफ करते हैं, बिकॉज दे बिलीव क्लीनिंग योर स्कूल इज सर्विंग योर नेशन। हम रोड पर कचरा फेंक करके बोल देते हैं सरकार का काम है। नेशनल यूनिटी ओवर इंडिविजुअल कंफर्ट। जापान ने समझा जब तक एक देश अपने पर्सनल कंफर्ट से ऊपर कलेक्टिव मिशन नहीं रखेगा, तब तक सुपर पावर नहीं बन सकता। वर्ल्ड वॉर 2 में हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब गिर गए, 80,000 लोग एक सेकंड में मर गए, और जापान ने क्या किया? सिंपैथी मांगी? नहीं। 20 साल में वही देश बन गया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। पर यही चीज इंडिया क्यों नहीं कर पाया? हम क्यों हमेशा एक्सक्यूजेस देते रहे कि रिसोर्सेज नहीं थे, कॉलोनियल रूल था? जापान के पास भी कुछ नहीं था, बस यूनिटी थी। एजुकेशन द रियल वेपन। जापानीज स्कूल में बच्चों को सिर्फ मैथ्स या साइंस नहीं पढ़ाई जाती, कैरेक्टर भी बनाया जाता है। वहां फेल होना शेमफुल नहीं है, चीटिंग करना शेमफुल है। उनके लिए डिसऑनर डेथ से बुरा है। इंडिया में कोचिंग सेंटर्स हमारे स्टूडेंट से क्यूरियोसिटी छीन लेते हैं। हम टॉपर्स बनाते हैं, थिंकर्स नहीं। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स इतना पढ़ते हैं कि सिविल सर्विस से पहले मेंटल सर्विस दे देते हैं। जापान ने एजुकेशन को अपना मिसाइल बनाया, हमने उसको रट्टा बना दिया। उन्होंने सोनी, टोयोटा, होंडा बनाए, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। रिस्पेक्ट फॉर हेरिटेज, ड्राइव फॉर इनोवेशन। जापान मॉडर्न बना पर अपनी रूट्स नहीं भूला। टेम्पल्स, टी सेरेमनीज, आर्ट्स, सबके साथ बुलेट ट्रेन्स और एआई भी। उन्होंने समझा मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन एक चीज नहीं है। हम इंडियंस ताजमहल के आगे सेल्फी लेते हैं, पर अपने इंजीनियर्स विश्वकर्मा, सुश्रुता को याद नहीं करते। जापान ने वैसे टेक्नोलॉजी ली पर कल्चर नहीं। हमने वैसे कल्चर लिया है पर टेक्नोलॉजी नहीं। इंडियाज लॉस्ट फायर एंड वे फॉरवर्ड। व्हाई इंडिया फेल बिहाइंड। सच मान लो हम गिर गए, सिर्फ बाहरी दुश्मनों की वजह से नहीं, अंदर के ईगो और डिवीजन की वजह से। कभी चाणक्य और मौर्य थे, कभी नालंदा और तक्षशिला, फिर आया अहंकार और आपस की लड़ाई। द फायर ऑफ सिविलाइजेशन। जापानीज लोगों का एक कंसेप्ट है, बुशिदो, द वे ऑफ द वॉरियर, मतलब अपने अंदर के वीकनेस से फाइट करना। इंडिया में भी ये था, राजपूत का ऑनर कोड, पर हमने स्पिरिचुअलिटी को एस्केप रूट बना दिया। सब माया है बोलकर एफर्ट करना छोड़ दिया।
द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया को जापान से क्या सीखना चाहिए? डिसिप्लिन ओवर इमोशन। नेशन बनाने के लिए रोजान एक छोटी जीत जरूरी है। जापान ने कंसिस्टेंसी से एम्पायर बनाया। रिस्पेक्ट फॉर वर्क। जापान में स्वीपर और सीईओ में फर्क नहीं है, हर काम इज्जत वाला है। यहाँ डिग्री नहीं, डेडिकेशन मैटर करता है। कल्चरल कॉन्फिडेंस। जापानीज कभी अपोलोजाइज नहीं करते अपनी आइडेंटिटी के लिए। हमें भी योगा, आयुर्वेदा और संस्कृत पर प्राउड होना सीखना पड़ेगा। इनोवेशन फ्रॉम विद इन। जापान ने अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन खुद बनाए, हमें भी भारतीय सोल्यूशन सोचना पड़ेगा। इंडियन ब्रेन फॉर इंडियन पेन, ये एक्चुअल नारा है जो मोदी जी को लगाना चाहिए आत्मनिर्भर की जगह, क्योंकि इसमें हर बंदे की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है। सिविलाइजेशन फर्स्ट। एम्पायर सिर्फ टेरिटरी से नहीं बनता, वैल्यूज से बनता है। इंडिया को दोबारा सिविलाइजेशन सुपर पावर बनना होगा। द फाइनल मैसेज। जापान ने दुनिया को दिखाया डिस्ट्रक्शन के बाद भी एक नेशन राइज कर सकता है, अगर लोग घुटने टेकने से मना कर दें। इंडिया के पास सब कुछ है, सेजेस ऑफ नॉलेज, वॉरियर्स का करेज और एक एंशिएंट सिविलाइजेशन का हार्ट। बस जरूरत है डिसिप्लिन, यूनिटी और बिलीफ की। जापानीज एम्पायर दुनिया को रूल नहीं कर पाया, पर दुनिया से रिस्पेक्ट जीत लिया। अब इंडिया की बारी है रिस्पेक्ट जीतने की, पर सिर्फ मिसाइल से नहीं, माइंडसेट से। याद रखो, एम्पायर लैंड से नहीं बनता, एम्पायर बनता है उन लोगों से जो अपनी डेस्टिनी पर विश्वास करते हैं। अब अगर आप समझना चाहते हो कि कैसे इंडिया और ब्रिक्स नेशन आज अमेरिका की डोमिनेंस को चैलेंज कर रहे हैं, तो देखो मेरा नेक्स्ट वीडियो, हाउ ब्रिक्स नेशन विल डिस्ट्रॉय यूएसए इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो मिलते हैं वहां। जय हिंद।